में जरा पहले राजकुमार भाटी और ये अनुराग ढांडा जो बोल रहे हैं, जरा मैं चाह रहा हूं आप इस पर बोलिए। आप तो हर दिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं और सारे वकीलों को जानते भी हैं, जरा बताइए ये जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का कंडक्ट सही है? बोलिए। आपने म्यूट किया शायद। बिल्कुल मानक भाई, जब आरोप लगते हैं तो उन आरोपों का जवाब देना एक जिम्मेदारी बनती है, और खास तौर से जब आरोप गंभीर हों, ऐसे आरोप जो आपके अनब्लेमिश्ड करियर को लेकर आए, ऐसे आरोप जो आपके बच्चों को लेकर आए, ऐसी परिस्थितियों में आप अपने जजमेंट के माध्यम से अगर उसका जवाब नहीं देते हैं तो आरोप का जवाब नहीं देना एडमिशन माना जाता है। उस हिसाब से अगर आप क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री देखें तो ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का जो जजमेंट है वो लैंडमार्क है, नंबर 1। नंबर 2, हर जजमेंट में हमारे देश की क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में अपीली व्यवस्था है, अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन है। हर एक जजमेंट टॉप कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट की है तो चैलेंज की जा सकती है, सेशन कोर्ट की है तो हाई कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ना जाकर सत्याग्रह करना कि एक पर्टिकुलर बेंच और जज हमारा मुकदमा नहीं सुनेगा, इट इज अनहर्ड ऑफ इन द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है उसमें सुना ही नहीं गया था अब तक कि एक लिटिगेंट सत्याग्रह कर रहा है कि मेरा मुकदमा मेरे फेवरेबल जज के सामने लगाया जाए, इस जज के सामने ना लगाया जाए। नंबर 3, अरविंद केजरीवाल जी और बाकी 23 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, मतलब उनके खिलाफ कोई चार्ज अभी की तारीख में बनता ही नहीं है। बरी होना तो तब होता जब आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो पाते। उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो एक्शन ही अभी की परिस्थिति में, आप अगर श्री जितेंद्र सिंह जी की जजमेंट पढ़ें तो वो जो है गलत था। लेकिन एक एक्यूज्ड, एक लिटिगेंट, एक पार्टी अगर ये कहती है कि मेरा ये मुकदमा इस पर्टिकुलर बेंच के सामने नहीं जाए, दिस इज अगेंस्ट द कंप्लीटली अगेंस्ट द लॉ ऑफ द कंट्री। नंबर 4, अगर मान लीजिए इस फैसले से लगता है कि स्वर्णकांता शर्मा जी का जजमेंट उनके खिलाफ आ सकता है, तो तथ्य भी होने चाहिए। हर एक जजमेंट देश में जिस अदालत में पास होती है उसके पीछे फाइंडिंग्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, सबमिशंस होती हैं, एविडेंस होते हैं। अगर कोई भी फाइंडिंग कॉन्ट्ररी टू द एविडेंस होती है, अगर कोई भी फाइंडिंग कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट्स ऑफ द केस होती है और लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ होती है, तो हमेशा अपीलेट कोर्ट्स उसमें स्टेप इन करती हैं। यहां जो है स्टेप इन नहीं करना, यह साबित करता है कि आपने भारतीय न्यायिक व्यवस्था को चुनौती दी। मानक भाई, कल की तारीख में मैं कहने लगूं कि मेरा मुकदमा इस बेंच में ना जाए तो हम फोरम शॉपिंग नहीं कर सकते। अश्विनी जी एक सेकंड, हमने कई बार सुना है, अक्सर अक्यूज जो है वो इस तरह के पिटिशंस डालते हैं कि भैया हमारा केस किसी और बेंच में ट्रांसफर कर दिया जाए। आए दिन इस तरह के केस आते हैं, लोअर कोर्ट में, सेशंस कोर्ट में, हाई कोर्ट में। दो अंतर है, यहां दो अंतर है, यहां दो अंतर है। पहला अंतर यह कि आपने एक ऐसा आरोप लगाया कि आपके बच्चे एक गवर्नमेंट से और एक लॉ ऑफिसर के ऑफिस में काम कर रहे हैं, इसलिए आप फैसला इन्फ्लुएंस कर रही हैं, कर सकती हैं, उन्होंने कहा कर सकती हैं। नंबर दो, मैं थोड़ी देर के 30 सेकेंड और दे दीजिए। नंबर 2, एक ऐसा कि आप किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी वाले जो अधिवक्ता संगठन है उसके कार्यक्रमों में जाती हैं। आप फेहरिस्त उठाइए अनुराग भाई, मानक भाई, फेहरिस्त उठाइए। एटलीस्ट हर रोज अधिवक्ता परिषद कार्यक्रम करवाता है, हर रोज जजेस उसमें जाते हैं, वहां पर डिस्कशन होता है इंटेलेक्चुअल, वहां डिस्कशन होता है लॉ का, वहां डिस्कशन होता है कि किस पॉइंट पर क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस होना चाहिए, कैसे भारतीय न्यायिक व्यवस्था को और इंप्रूव करना चाहिए। तो बजाय किसी पर्टिकुलर रेफरेंस का उदाहरण देते हुए यह लगा देना कि आप एक संगठन के कार्यक्रम में गए, तो इसने इसका जवाब देना सिंपल रेक्यूजल नहीं था। अच्छा, सिंपल रिक्यूजल नहीं था। और जो आरोप लगते हैं वो आरोप कैसे लगते हैं? लिटिगेंट ये कहता है कि मैंने देखा कि फला जज के सामने से वो निकल रहा था, इसलिए दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन दाखिल की जाए। यहां तो वो खुद भी बरी हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं, क्षमा करिएगा गलत लीगल टर्म यूज कर। यहां तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा बना ही नहीं था जिसमें वो इतने महीने जेल में रहे। तो जब डिस्चार्ज हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बेल दिया, तो डर कहां था? एक अदालत, माने आप
एक व्यवस्था जिसने आपको जजमेंट नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं अश्विनी जी, एक सेकंड, नहीं 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 अश्विनी जी, नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा रहे, प्लीज आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा लोअर कोर्ट ने मुझे डिस्चार्ज किया, मुझे हाई कोर्ट की इस जज में यकीन नहीं है, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़ी एक विचारधारा वाले एक संगठन के प्रोग्राम में कई बार गई हैं, और दूसरा उनके बच्चों को केंद्र सरकार से केस मिलते हैं। तो थोड़ा मुझे ये बताएंगे अश्विनी जी, आपने कहा कि इस तरह के मंचों पर सारे जज जाते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स में, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन वाले होते हैं, और ये जो केस लेने वाली बात है, क्या वाकई ये भी बहुत कॉमन है? क्या जजों के बच्चों को सरकारों से केसेस मिलते हैं? क्या जजेस के बच्चे को जिन्होंने एलएलबी किया है वकालत करने का अधिकार नहीं है? क्या सरकारी जो पैनल बनता है उसमें 700, 800, 900 लोग होते हैं, हालांकि वो पर्टिकुलर उस जो पार्टी बनती है वो पार्टी बनाती है। जैसे अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने भी 150, 200 वकील बनाए थे। पंजाब में भी सरकार बनी है, उन्होंने बनाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बीजेपी की, मैं नहीं हूं बीजेपी के पैनल में, मैं नहीं हूं सरकारी वकील किसी भी ना। तो क्या कहीं ऐसे वकील ढूंढे जाते हैं क्या जिनके माता पिता जज हों, फिर उसके हिसाब से उनको इम्पैनल किया जाता है क्या? ये प्रोगेटिव होता है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। 30 सेकंड मुझे इसमें किसी प्रकार की सिर्फ क्वालिफिकेशन की एक क्राइटेरिया, कितने साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रोगेटिव होता है लॉ मिनिस्ट्री का। लॉ मिनिस्ट्री करती है, अब सही करती है। अच्छा अश्विनी जी, एक कमेंट और बस, ये एंटी डिफेक्शन लॉ इन 7 सांसदों पर लागू होता है क्या, जो राज्यसभा में बीजेपी में शामिल हो गए? देखिए, जो 10th शेड्यूल है हमारे भारत के संविधान का, वो पार्टी के मर्जर की बात करता है। हाँ। मेरा आंसर यही है। हाँ। बस एक लाइन में कह दिया अश्विनी जी ने, एक लाइन में कि पार्टी का मर्जर तो हुआ नहीं है यहां पर, इसीलिए हो सकता है अब इस 7 सांसदों की सदस्यता खतरे में पड़ जाए। विजय जी नहीं बोले।